युग अपनी सफाई दे रहा था। युग की सफाई सुनकर यशपाल हंसने लगा। यशपाल हंसते हुए युग से बोला, मिस्टर युग, अब तो आपको एग्जैक्ट उम्र तो बतानी ही पड़ेगी, क्योंकि जब आपने सवाल उठाया तो जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा। युग ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है सर, मुझे आपका चैलेंज मंजूर है। आप पूछिए, मैं हर एक चीज की उम्र बता दूंगा आपको। यशपाल ने सामने पड़े गुलदस्ते को उठा लिया और युग से बोला, ठीक है युग, बताओ इस गुलदस्ते की उम्र क्या है। युग को गुलदस्ते पर 2 आभा मंडल की रेखाएं दिखाई दे रही थी, लेकिन कभी कभी वो आभा मंडल 2 से 3 हो जाती थी, तो कभी घटकर फिर से 2 हो जाती थी। युग को थोड़ा असमंजस हुआ, लेकिन फिर युग ने पूरे मामले को समझ लिया और मुस्कुराते हुए बोला, सर, इस गुलदस्ते की उम्र 2.5 साल है। यशपाल ने कुछ नहीं कहा। उसने एक दूसरा सामान उठा लिया और फिर युग से बोला, बताओ इसकी उम्र क्या है। युग ने देखा कि वो एक घड़ी थी। युग ने तुरंत जवाब दिया, इसकी उम्र महज 1 साल है। आपने इसे लोगों को भ्रमित करने के लिए रखा हुआ है। यशपाल अभी भी युग को आजमा ही रहा था। उसने युग के किसी भी बात के बदले में कुछ नहीं कहा। वो बस सामान बदल बदल कर युग को दिखाता रहा। युग हर एक सामान की उम्र बताता रहा। जब यशपाल को यकीन हो गया तो फिर उसने युग से सवाल करना बंद कर दिया। वो अब युग से बोला, युग, तुम ये सब कैसे बता पा रहे हो? मतलब कि इसका आधार क्या है? तुम कैसे बता रहे हो कि इसकी उम्र 2 साल है, इसकी 2.5 साल और इसकी 5? यशपाल से कहा, सर, मुझे बस लगता है कि इसकी उम्र 2 साल है, इसकी 1 साल, और मैं बता देता हूँ। यशपाल अपने चश्मे में से झांकते हुए बोला, यही दिक्कत है बेटा, तुम्हारी इस बात को बिजनेसमैन सच मान सकते हैं, कोई अपना सच मान सकता है, लेकिन आर्कियोलॉजी तुम्हारी बात को सच नहीं मानेगा, वो इसे तुक्का कहेगा। मैं कुछ यशपाल से कहा, मतलब कि अगर तुम किसी वस्तु की उम्र बताते हो और कोई तुमसे ये पूछता है कि तुम किस आधार पर कह रहे हो, तो तुम्हारे पास कहने के लिए बात होनी चाहिए, एक तार्किक कारण होना चाहिए। युग को एकाएक समझ आ गया कि आखिर दादाजी क्यों चाहते हैं कि वो अध्ययन करे। युग ने यशपाल से कहा, जी, लिए तो मुझे अध्ययन करना होगा। युग की बात सुनकर यशपाल मुस्कुराने लगा। वो बोला, मिस्टर युग, कि तुम अगर किसी वस्तु की उम्र बता रहे हो पर बता रहे हो, तुम्हें पता कैसे चल रहा है कि इसकी उम्र कितनी है? युग यशपाल की बात पूरी तरह समझ गया था। अब युग यशपाल या फिर किसी और को तो ये नहीं बता सकता है कि उसे हर एक सामान पर आभा मंडल की रेखाएं दिखाई देती हैं, या फिर उसकी आंखों को शक्ति मिलने के बाद से ये सब होना शुरू हुआ। अगर युग किसी से कहता भी है तो फिर कोई उसकी बात पे यकीन नहीं करेगा। युग ने यशपाल से कहा, सर, आश्चर्य तो है, लेकिन अब है तो क्या किया जा सकता है? यशपाल ने युग को नीचे से ऊपर तक देखा और फिर बोला, मिस्टर युग, तुम्हें जो शक्ति मिली है, अगर इसे अध्ययन के साथ जोड़ देते हो तो फिर कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। युग कुछ कहता, इससे पहले यशपाल फिर से बोलने लगे, मैंने तुम्हें बहकाने की बहुत कोशिश की। मैं जानबूझकर ऐसा कुछ कह रहा था कि जिससे कि तुम भटक जाओ और इन सब सामानों की गलत उम्र बता दो। युग चौंक गया। इसका मतलब साफ था कि युग ने जो बातें बताई हैं वो बिल्कुल सही और सटीक बताई हैं। युग चहककर बोला, तो क्या मैंने सब कुछ सही सही बताया है? यशपाल हंसकर बोला, तुमने हर एक सामान की उम्र बिल्कुल सही और सटीक बताई है। वेरी गुड। युग को जो अगला शौक लगने वाला था वो ये था कि आखिर यहाँ पर, मतलब कि यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में नकली सामान रखे ही क्यों गए हैं? क्योंकि अगर उसने हर एक सामान की उम्र सही बताई है तो फिर तो वो सारे सामान नकली हुए। युग ने यशपाल से पूछ लिया, सर, फिर यहाँ पर नकली सामान क्यों रखे हुए हैं? यशपाल भी जानता था कि युग ऐसे सवाल जरूर पूछेगा, लेकिन इससे पहले कि वो युग के सवाल का जवाब दे, उसने युग से कहा, अब तुम पहले ये बताओ कि तुम्हें इन चीजों के बारे में और क्या ही पता है और क्या जान पाए हो। शायद ये युग की अंतिम परीक्षा थी। युग ने एक गहरी सांस ली और बोला, सर, जहां तक मुझे लगता है ये सारे सामान असली सामान की कॉपी हैं। किसी कारण से 2-4 साल पहले इन चीजों को बनाया गया है। युग को जितना समझ आया उसने कह दिया, लेकिन युग की बातें सुनकर यशपाल एकदम से खुश हो गया। उसने आगे बढ़कर युग की पीठ थपथपाई और बोला, तुमने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है। ये सब कॉपी है, इनका असली वर्जन कहीं और है। बच्चों को पढ़ाते वक्त शिक्षक के हाथों से या फिर आपसी छीना झपटी में बच्चों के हाथों से गिरकर कीमती और पुरानी वस्तुएं नष्ट होने लगी थी, जिसके कारण हम सबने और यूनिवर्सिटी समिति ने ये बीच का रास्ता निकाला और हर एक वस्तु की कॉपी बना ली, ताकि बच्चों के अध्ययन में भी दिक्कत ना हो और वो सारी असली वस्तुएं सुरक्षित भी रहें। युग को खुद पर और खुद की शक्तियों पर बहुत गर्व हुआ और उसे अपनी शक्तियों और अपनी नजर पर भरोसा और भी ज्यादा बढ़ गया। युग कुछ बोल नहीं रहा था। यशपाल फिर से बोलने लगे,
और इन वस्तुओं को बहुत ही बारीकी से बनाया गया था। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस सच्चाई को जान पाते हैं। युग मन ही मन खुश हुआ। उसने यशपाल से कहा, बहुत शुक्रिया सर, मैं बस कोशिश करता हूँ। यशपाल युग से बहुत प्रभावित हुआ। उसने युग से कहा, वाकई तुम जीनियस हो। तारीफ तो मेरे दोस्त भटनागर की करनी चाहिए, जिसने इतने बड़े जीनियस को खोज निकाला है। युग ने मन ही मन कहा, ये तो सही है, दादाजी नहीं होते तो चीजें इतनी आसान नहीं होती। यशपाल अब युग के पास खड़ा था। उसने युग से कहा, युग, मैं तुम्हें अपना शागिर्द बनाऊंगा, तुम्हें जमकर पढ़ाऊंगा और ये मेरा वादा है कि तुम्हें रामानुज से भी आगे ले जाऊंगा। रामानुज को कौन नहीं जानता था। वो देश का मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट है, जिसके बारे में आए दिन खबरें पढ़ने और सुनने को मिल जाती हैं। युग भी रामानुज को जानता था। कई बार दादाजी भी उसकी चर्चा करते थे, तो कई बार नीलामियों में भी लोग उसे याद करते थे। रामानुज यशपाल का ही शिष्य था। युग ने कंफर्म होने के लिए यशपाल से पूछा, तो क्या आप रामानुज सर के गुरु हैं? यशपाल हंसकर बोला, नहीं, रामानुज मेरे शिष्य हैं। युग के मन में तुरंत यशपाल के लिए सम्मान की भावनाएं आ गई। युग ने हाथ जोड़कर यशपाल से कहा, सर, मुझे भी आप अपना शागिर्द बना लीजिए। यशपाल युग की भावनाओं को समझ रहा था। उसने तुरंत युग के हाथ को पकड़ लिया और बोला, अरे, इसमें अब कोई संदेह नहीं है कि तुम मेरे शागिर्द बनोगे, बस तुम इसी लगन से सीखने की कोशिश करना। युग ने हामी भर दी, जी सर, मुझे रामानुज सर की तरह बनना है। यशपाल हंसने लगे, तुम उससे आगे जाओगे। उसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, तुम्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी, लेकिन हाँ, तुम्हें उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। अब तक तो युग के मन में कई तरह की शंकाएं थी, लेकिन अब उसका विजन क्लियर हो गया था कि यहीं पर एडमिशन लेना है। युग यशपाल से बोला, सर, मैं अपना 100% दूंगा, बस आप मुझे अपना शागिर्द बना लीजिए ताकि मैं आपसे बहुत कुछ सीख लूं। यशपाल समझ गया कि युग बहुत ही चालाक है और वो अब उसकी चालाकी देख पा रहा था। यशपाल ने युग से कह दिया, युग, मेरे शागिर्द बनने में बहुत समस्या है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी बात की इस बात की इज्जत रखनी पड़ेगी कि यशपाल तुम्हें अपना शागिर्द कहता है। युग समझ रहा था कि यशपाल क्या कह रहा है। युग ने यशपाल से वादा किया कि वो उतनी मेहनत करेगा जितनी मेहनत यशपाल को चाहिए। बाकी शागिर्द की कसौटी पर भी वो खरा उतरने की कोशिश करेगा। युग के दावे सुनकर यशपाल खुश हुआ। उसने युग से कहा, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद है, बस इस उम्मीद को बरकरार रखना। युग ने सर हिलाया। फिर यशपाल ने अपने मन की एक बात कहनी चाहिए। उसने युग से कहा, युग, बस एक परेशानी आगे जाकर रास्ता रोक सकती है, मैं चाहता हूं तुम्हें आज ही बता दूं। युग भी सोच में पड़ गया कि ऐसी कौन सी परेशानी है जिसके बारे में यशपाल कह रहा है। युग ने यशपाल से पूछा, कौन सी परेशानी सर? यशपाल के चेहरे पर उदासी तैर गई। वो युग से बोला, युग, मेरी नौकरी अब बहुत कम दिन की है, मैं जल्द ही रिटायर हो जाऊंगा। रिटायरमेंट के बाद तुम्हें दिक्कत हो सकती है। ये बात तो युग को भी परेशान कर गई। युग यशपाल से बोला, फिर क्या उपाय है सर? यशपाल गहरी सांस लेकर बोला, बेहतर उपाय तो यह है कि ज्यादा मेहनत करो और फिर समय से पहले ही पढ़ाई पूरी कर लो, मेरे रिटायरमेंट के पहले। उसके बाद मैं चला भी गया तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। युग को यशपाल की ये बात बहुत सही लगी। उसने यशपाल से कहा, जैसी आपकी इच्छा सर, मैं कोशिश करूंगा कि आप जिस रफ्तार से पढ़ाएं उस रफ्तार को मैं भी मेंटेन करूं। यशपाल खुश हुए और अब अपने मुख्य विषय पर आए। यशपाल युग से बोले, देखो, यहाँ जब पढ़ने आ रहे हो, मतलब कि किसी अच्छे काम पर जा रहे हो, अब लोग तुम्हारी टांग खींचने की कोशिश करेंगे। तुम्हें चाहिए होगा कि तुम उन लोगों से बचो, उनको पहचानो और लड़ाई झगड़े से बचो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तुम परेशान हो जाओगे, पढ़ाई लिखाई रुक जाएगी, तुम डिस्टर्ब हो जाओगे। युग समझ गया कि यशपाल उससे क्या कहना चाहते हैं। उसने यशपाल से कहा, जी सर, मैं कोशिश करूंगा कि अब मेरी लड़ाई किसी से भी ना हो, लेकिन सर, आज की लड़ाई में मेरी गलती नहीं थी, विक्रम मैम के साथ बदतमीजी कर रहा था। यशपाल आंखें तरेर कर बोला, देखो, मैं सब समझता हूँ, लेकिन तुम्हें किसी के जाल में नहीं फंसना है, इस बात का ख्याल रहे। युग भी समझ गया कि जरूर यशपाल और मिसेज मेहरा के बीच कोई अनबन है। युग ने यशपाल से कहा, ठीक है सर, आगे से मैं इन बातों का ख्याल रखूंगा। यशपाल युग की बातों से खुश हुआ। उसने युग से कहा, ठीक है, तुम जाओ और जाकर थोड़ा कैंपस देख लो। कैंपस तो देख लिया सर, युग ने तुरंत जवाब दिया। हॉस्टल भी देख लिया तुमने? यशपाल ने अगला प्रश्न किया। नहीं सर, मुस्कुराते हुए युग बोला। यशपाल फिर से हंसने लगे और उन्होंने कहा, बताओ, तुम कह रहे हो कि तुमने पूरा कैंपस देख लिया है? जाओ, जाकर हॉस्टल भी देख लो, और हाँ, पीछे के रास्ते से जाओ ताकि वो लोग तुमको ना देख लें, वरना झगड़ा बढ़ जाएगा।
यशपाल ने युग को चेतावनी भी दी। युग ने यशपाल से कोई प्रश्न नहीं किया। जो रास्ता यशपाल ने युग को बताया था, युग वो रास्ता पकड़कर हॉस्टल देखने निकल पड़ा। चलते चलते युग पलटकर ये भी देख रहा था कि कहीं विक्रम और उसकी टीम आ तो नहीं रही है, क्योंकि यशपाल की हिदायत उसके कानों में गूंज रही थी कि कुछ भी हो जाए झगड़ा नहीं करना है। तभी युग की नजर हॉस्टल बिल्डिंग पर पड़ गई। हॉस्टल बिल्डिंग पर नजर पड़ते ही युग ने खुद से कहा, मैं यहां तो नहीं रहूंगा, चाहे जो हो जाए। आखिर युग ने हॉस्टल में ऐसा क्या देख लिया था? क्या मोड़ लेगी युग की जिंदगी यूनिवर्सिटी में आने के बाद? क्या होगा कहानी में अगला ट्विस्ट? जानने के लिए सुनते रहिए नजर का खेल, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। युग के दिमाग में अभी तक कुछ ऐसा नहीं था कि वो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में नहीं रहेगा, लेकिन उसने जैसे ही हॉस्टल बिल्डिंग की हालत देखी, वैसे ही वो खुद से बोला, मैं इस हॉस्टल में कैसे रह सकता हूँ? हॉस्टल के चारों तरफ शराब की बोतलें पड़ी हुई थी। उसके आसपास एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। वहां खड़ा होकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि उस हॉस्टल में पढ़ने वाले लड़के रहते हैं। युग मन ही मन सोचने लगा कि जब यहाँ नशा करने वाले लड़के रहते हैं तो फिर यहाँ पर हर रोज तमाशा होता होगा। युग को यह मंजूर नहीं था कि वो ऐसे किसी जगह पर रहे। युग ने तय किया कि चाहे जो हो जाए, लेकिन वो इस हॉस्टल में नहीं रहेगा। युग अभी ये सोच ही रहा था कि उसके सामने एक वृद्ध व्यक्ति आकर खड़े हो गए। उनको देखकर युग इतना तो समझ गया कि हो ना हो ये यहाँ पर काम करने वाले ही कोई व्यक्ति हैं। युग को देखकर उस बूढ़े आदमी ने युग से पूछा, बेटे तुम युग हो? युग ने सिर हिलाया और बोला, जी अंकल, मैं ही युग हूँ, बताइए। युग की बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी तुरंत बोला, चलो तुम्हें यशपाल सर ने बुलाया है। युग बिना कोई सवाल किए उस बूढ़े आदमी के साथ चल पड़ा। उस बूढ़े आदमी के साथ युग यशपाल के ऑफिस में पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद यशपाल ने युग से कहा, युग मुझे लगता है कि तुम्हें अब एकेडमिक ब्लॉक जाना चाहिए। मुझे जैसी सूचना मिली है, हो सकता है कि तुम सबकी पहली क्लास आज वहीं लगे। युग के लिए भी ये बात इंटरेस्टिंग थी। युग ये सोचकर खुश हुआ। युग ने यशपाल को थैंक यू कहा और वहां से सीधे एकेडमिक ब्लॉक की ओर चल पड़ा। कुछ देर के बाद युग अब एकेडमिक ब्लॉक के सामने खड़ा था। युग को एकेडमिक ब्लॉक को देखकर अच्छा लगा। उसकी बनावट बहुत अच्छी थी। युग ने एकेडमिक ब्लॉक में प्रवेश किया तो उसने देखा कि नोटिस बोर्ड पर एक छोटी सी भीड़ लगी हुई है। युग भी उस भीड़ के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर युग को पता चला कि यहाँ भीड़ इसलिए लगी हुई है ताकि नए एडमिशन वाले लोगों को पता चल सके कि स्टडी के लिए उन्हें कौन सा रूम अलॉट हुआ है। युग अपना नाम खोजने लगा। कुछ देर बाद युग को वो कमरा नंबर मिल गया। युग खुद से बोला, तो मेरा क्लासरूम नंबर 405 है। युग अब रूम नंबर 405 की ओर बढ़ चला। कुछ देर के बाद युग कमरा नंबर 405 के पास पहुंच गया। युग के अंदर उत्सुकता बढ़ती गई, लेकिन युग ने जैसे ही कमरे में घुसने की कोशिश की, उसके पांव रुक गए। युग ने देखा कि कमरे में सिगरेट का धुआं भरा हुआ है। उस कमरे के बाहर इतनी हलचल थी कि लोग ये नोटिस नहीं कर पा रहे थे कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। युग ने कमरे में देखा तो कई सारे लड़के एक साथ स्मोकिंग कर रहे थे। युग खांसता हुआ बाहर चला आया। बाहर आते युग के सामने एक लड़का पड़ गया जो युग के बारे में और क्लास के बारे में पूछने लगा। युग को क्लास के बारे में कुछ विशेष तो पता नहीं था, लेकिन युग को जितना पता था युग उतना उस लड़के को बताने लगा। तभी वो लड़का चिल्लाया, भागो टीचर! इतना कहकर वो लड़का वहां से भाग खड़ा हुआ। अब युग सोचने लगा, अरे यार, ये तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे नर्सरी में हो। ये सोचकर युग वहीं रुका रहा। युग के वहां रुके रहने का एक जरूरी कारण था। वो टीचर युग के पास आया और फिर युग से बोला, क्यों लड़के, क्या हुआ? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्लास में नहीं गए? क्या रूम नंबर है तुम्हारा? टीचर ने एक सांस में कई सवाल पूछ दिए। युग टीचर के सवाल खत्म होने तक चुपचाप सुनता रहा और फिर टीचर से बोला, सर मेरा कमरा नंबर 405 है। मैं गया भी था अपनी क्लास में, लेकिन वहां पर लड़कों ने इतनी स्मोकिंग कर रखी है कि मुझसे वहां रुका ही नहीं गया। युग की बात सुनकर टीचर भी कुछ देर के लिए शॉक्ड हो गया। टीचर युग से बोला, तुम समझ रहे हो तुम क्या बोल रहे हो? आज पहला दिन है इन लड़कों का और आज ही सिगरेट, ऐसे कैसे संभव है? युग के पास कोई जवाब नहीं था। उसने टीचर से कहा, सर आप खुद देख लीजिए, मैं क्या कहूँ? युग की बात सुनकर वो टीचर कमरा नंबर 405 में चला गया। उसने अंदर का जो दृश्य देखा, उसे देखकर एक बार तो खुद टीचर भी सोच में पड़ गए कि अंदर क्या हो रहा है। पूरा कमरा सिगरेट के धुएं से भरा हुआ था। हालांकि टीचर को देखकर सारे लड़के जो स्मोकिंग कर रहे थे
उन्होंने अपनी सिगरेट छिपा दी। टीचर ने एक जोर की आवाज लगाई और चिल्लाते हुए बोले, जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं वो लोग बाहर आए। इतना कहकर टीचर क्लास से बाहर निकलकर खड़े हो गए और उन लड़कों के बाहर आने का इंतजार करने लगे। कुछ मिनट बीते होंगे कि लड़कों का एक झुंड बाहर आया। झुंड बाहर निकलकर युग और टीचर के सामने खड़ा हो गया। टीचर ने डांट लगाई और बोले, बदतमीजो, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि तुम लोगों ने आज पहले दिन ही क्लास में सिगरेट पीनी शुरू कर दी। टीचर की बात पर सारे लड़के चुप रहे। बस एक लड़का आगे आया और बोला, सर मैं राजन अग्रवाल हूँ, अग्रवाल एंड अग्रवाल का इकलौता वारिस। मेरे दोस्तों को सिगरेट की तलब लगी, क्लास खाली थी, इन लोगों ने सिगरेट पी ली, इसमें इतना क्या आसमान गिर गया। टीचर क्लास में सिगरेट पीने को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में तो थे, लेकिन उन्होंने जैसे ही सुना कि इस लड़के का नाम राजन अग्रवाल है और ये अग्रवाल एंड अग्रवाल सन्स के परिवार से है, फिर तो उनका सारा गुस्सा पिघल गया। अब टीचर एक शांत आवाज में बोला, अरे ठीक है, लेकिन जैसे मुझे पता चला तो। टीचर अभी इतना बोल ही रहे थे कि फिर राजन बोल पड़ा, आपको पता चला? किसने बताया आपको? इस सवाल पर उस टीचर ने जरा भी देर नहीं की और युग की ओर इशारा कर दिया। युग को भी आइडिया लग गया था कि ऐसा ही कुछ सीन बनने वाला है। युग ने अब राजन को देखा, देखना जरूरी भी था क्योंकि अब उस लड़के से सीधा सामना युग का ही होने वाला था। युग ने देखा कि राजन के पीछे कम से कम 15 लड़के खड़े थे। युग तो 1 मिनट के लिए सोच में पड़ गया कि कोई लड़का पहले ही दिन इतने लड़कों का हुजूम कैसे लेकर घूम सकता है। फिर युग को ख्याल आया कि अग्रवाल की शहर में बढ़िया धाक है, वो भी सिर्फ पैसों के दम पर। युग समझ गया कि राजन के पीछे खड़े सभी लड़के उसके पैसों के प्रभाव में हैं। युग अब इंतजार करने लगा कि राजन आगे क्या कहता है। राजन ने भी युग को नीचे से ऊपर देखा और बोला, क्यों भाई, तुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी? बड़े बड़े पब में जाते होंगे तो ये दिक्कत तो नहीं होती होगी ना? युग को आदत थी बातें घुमाने की। उसने कहा, श्रीमान वो पब होते हैं, ये क्लासरूम है, और मुझे जितना लगता है आपको इन दोनों में अंतर तो पता ही होगा। युग की बात खत्म ही हुई थी कि राजन का एक चमचा युग पर गुर्राया, अबे ओ, तू जानता भी है कि राजन भाई कौन है? बस लगा कूदने। युग कभी पसंद नहीं करता था कि किसी का चमचा बीच में बोले। युग ने फिर जवाब दे दिया, अबे ओ, तेरे राजन भाई को पता है कि मैं कौन हूं? राजन झुंझलाकर टीचर की ओर देखकर बोला, कौन है आदमी सर जो झगड़ा करने पर तुला हुआ है? अब तक वहीं खड़े पियोन जो इस हंगामे की आवाज सुनकर वहां आ गया था, उसने टीचर को युग के बारे में बता दिया था। टीचर को लगा कि अगर वो युग की सच्चाई सबको बता देंगे तो शायद झगड़ा कुछ देर के लिए टल जाएगा। टीचर ने राजन से कहा, राजन, ये युग विश्वनाथन है जो कि रविकांत भटनागर के कोटे पर आए हुए हैं। सुनने में आया है कि बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है। ब्राइट स्टूडेंट? ब्राइट स्टूडेंट है तो फिर पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे, यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर इनका टैलेंट इतना ही बड़ा है तो फिर क्यों ना एक जोर आजमाइश हो जाए। युग सोच में पड़ गया, लगता है फिर से उलझ गया मैं। युग अब इस नए पछड़े में पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ सेकंड सोचने के बाद युग ने राजन से कह दिया, ठीक है चलो कर लो आजमाइश। राजन तो जैसे युग के इसी बात के लिए रुका हुआ था। उसने तुरंत युग को क्लास में चलने के लिए कहा। दोनों क्लास में गए। अब युग ने राजन से कहा, बताओ क्या जोर आजमाइश करनी है? 405 के सारे लड़के लड़कियां बस युग की हिम्मत देख रहे थे। कुछ उसे बेवकूफ भी कह रहे थे। उसे इन लड़कों से नहीं उलझना चाहिए। युग के सवाल और राजन ने अपने चमचों की ओर देखा। उनमें से एक आगे आया और फिर सबको समझाने लगा, देखो राजन भैया, एक गेम खेलेंगे जिसका नाम है सिक्का पहचानो। युग भी एक सेकंड के लिए सोच में पड़ गया, ये कौन सा गेम खेलने के लिए कह रहे हैं और जोर आजमाइश की बात कर रहे हैं। युग बस आगे सुनता रहा। उस लड़के ने अपनी बात आगे कहनी शुरू की, राजन भैया 3 डब्बों के नीचे एक सिक्का छिपाएंगे और तुम्हें यह बताना होगा कि सिक्का किस डिब्बे के नीचे है। ये सुनकर युग को हंसी आने लगी। उसने ये सब खेल बचपन में खेला था, लेकिन युग चुप रहा। अपने चमचे की बात पूरी होते ही राजन बोला, मिस्टर युग, अगर तुमने पहचान लिया, पकड़ लिया कि सिक्का किस डिब्बे के नीचे है, मतलब कि तुम जीत गए, जो कि संभव नहीं है। और अगर तुम नहीं जीत पाए तो फिर तुम्हें मेरी गुलामी स्वीकारनी होगी। घुटने पर बैठकर पूरी क्लास के सामने मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। युग के मन में चल रहा था कि फिसड्डी गेम और पहाड़ भर की शर्त। खैर, युग को भी लगा कि यह सारा कंसंट्रेशन का खेल है। वो तुरंत बता देगा कि सिक्का किस डिब्बे के नीचे है। युग ने राजन से कहा, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है और तुम्हारी शर्त भी मंजूर है। राजन खुश हुआ। उसने इशारा किया। तुरंत 2 चमचे दौड़ते हुए बाहर गए और 3 डब्बे लेकर वापस आए। राजन एक बेंच के सामने खड़ा हो गया और डब्बों को ठीक करने लगा।
राजन ने अब एक सवाल पूछा, किसी के पास सिक्का है? युग ने जेब से 10 रुपए का सिक्का निकालकर राजन की ओर उछाल दिया। राजन ने उस सिक्के को लिया और एक डब्बे के नीचे रख दिया और उसे सेट करने लगा। युग समझ गया कि राजन उस सिक्के को 3 डब्बों में से किसी एक के नीचे छिपाएगा और उसे खोजने के लिए कहेगा। राजन अब खेल शुरू करने ही वाला था कि युग ने बीच में ही रोक दिया और अपना सवाल किया, मिस्टर अग्रवाल, अगर आप ये गेम हार गए तो? मेरे लिए तो शर्त रख दी आपने, अपने लिए कोई शर्त नहीं रखोगे? युग का सवाल राजन को परेशान कर गया, लेकिन राजन ने खुद को संभालते हुए कहा, तुम चिंता ना करो, तुम्हें शर्त की जरूरत ही नहीं है, तुम जीत ही नहीं सकते। युग हंसकर बोला, इतना ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है। चलिए मैं मान लेता हूं कि मैं जीत नहीं सकता, वैसे ही आप भी मान लीजिए कि अगर आप हार गए फिर एक शर्त तो आपके लिए भी होनी चाहिए। राजन हंसकर बोला, अच्छा भाई चल, तू भी क्या याद रखेगा, तू खुद से बोल, तेरी क्या शर्त है? युग तुरंत बोला, मेरी एक ही शर्त है कि अगर तुम हार गए तो फिर कभी क्लास में स्मोक नहीं करोगे, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करोगे। राजन तो बस युग की हिम्मत की दाद दे रहा था, क्योंकि उसने और उसके चमचों ने युग की हिम्मत तोड़ने की इतनी कोशिश की, लेकिन युग की हिम्मत नहीं टूटी। क्या राजन युग की शर्त मानेगा? क्या युग राजन से जीत पाएगा? सबसे बड़ा सवाल, क्या ये टैलेंट की जोर आजमाइश एक नए बवाल को जन्म देने वाली है? क्या होगा कहानी में अगला ट्विस्ट? जानने के लिए सुनते रहिए नजर का खेल, सिर्फ